इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा। इस ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ऊर्जा क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके स्रोत क्या होते हैं और इसकी आवश्यकता हमें कितनी है और किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं ऊर्जा की परिभाषा। सबसे पहले जानेंगे ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, ठीक है, ये हम सभी को पता है कि ऊर्जा कई रूपों में पाया जाता है। अगला, ऊर्जा एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा का एक रूप हम दूसरे रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि समझ सकते हैं ऊर्जा की जो पवन चक्कियाँ होती हैं, इसको पवन चक्कियाँ होती हैं, इनको हम एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो ये होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। अगला पॉइंट देखते हैं ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सोर्स जिसको बोल सकते हैं। क्या होता है, एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करना। जैसे मतलब कि ऊर्जा का वो स्रोत क्या कहलाएगा कि एक लंबी अवधि तक, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें ईजिली मिलता रहे, सुविधाजनक रूप से हमें मिलता रहे, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो इसे क्या बोलेंगे कि ऊर्जा का स्रोत जो है हमें सुविधाजनक ईजिली मिलता रहे, ये होता है ऊर्जा का स्रोत। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती क्यों है, हम इसके लिए क्यों इतना मेहनत करते हैं, क्यों हम फ्यूल्स वगैरह, कोयले वगैरह की खान में जाते हैं। आइए हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, आवश्यकता क्या है। सबसे पहला, खाना बनाने अगर हमें जीवित रहना है तो हमें खाना खाना है, और खाना बनाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना पका खाना हम खा नहीं सकते, इसलिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्रकाश उत्पन्न करने में, हमें लाइट चाहिए, किसी भी चीज़ को लाइट देखने के लिए लाइट चाहिए, तो ये कैसे उत्पन्न होगी, ये ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लाइट हमें उत्पन्न करना है। ओके, यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें उसको चलाने के लिए ईंधन चाहिए। तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ हुई, यातायात चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए। मशीनें कैसे चलेंगी, मशीनें ईंधन से चलेंगी, कोयले से चलेंगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ईंधन और कोयले स्वरूप ऊर्जा चाहिए। तो अब समझ में आ रहा है आप लोग को कि ऊर्जा की आवश्यकता क्यों हो रही है। उद्योग एवं कृषि कार्य के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, कृषि कार्य के लिए फ्यूल चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ओके, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण क्या होने चाहिए। मतलब अगर कोई ऊर्जा का सोर्स है तो उसके सबसे अच्छे लक्षण क्या होने चाहिए। फर्स्ट, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। सेकेंड, सस्ता और सरल हो, सुलभ हो। इसका मतलब है बहुत कम प्राइस पे मिले, सस्ता हो, ईजिली मिल जाए और हमें ईजिली मिले, उसके लिए ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना, आवश्यकता ना रहे। भंडार तथा परिवहन में आसान हो, मतलब स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में कोई तकलीफ़ ना हो, हम इसको स्टोर कर सकें, ईजिली रख सकें, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जा सकें। प्रयोग करने में आसान और सुरक्षित हो, मतलब जब हम इसका यूज़ करें ऊर्जा का, तो हमारे लिए ये हानिकारक ना हो, हम इसे सुरक्षित उपयोग कर सकें, ये पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऊर्जा हो ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषण होगा तो हमारे जीवन पे संकट आएंगे और हमारा जीवन भी इससे प्रभावित होगा। अगला देखते हैं ईंधन। ईंधन होता क्या है, फ्यूल, ईंधन को ही फ्यूल बोलते हैं। और ये क्या होता है, परिभाषा ईंधन की, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है ईंधन कहलाता है। इसका मतलब है कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ जो जल रही है, वो जब वो ऊष्मा, हीट और लाइट, प्रकाश देती है तो हम इसे ईंधन बोलते हैं। अब ईंधन की कुछ क्वालिटीज़, अच्छे गुण होते हैं जिसको हम समझेंगे। पहला, उच्च कैलोरी माप। दूसरा, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करना, मतलब ईंधन अगर अधिक धुआं उत्पन्न करेगा, अधिक हानिकारक गैसें उत्पन्न करेगा, तो ये अच्छी क्वालिटी में कैसे आएगा, नहीं आएगा ना।
तो एक अच्छे ईंधन की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि ये धुआं कम दे, ताकि जो इनको यूज़ कर रहे हैं ह्यूमंस, इनको प्रॉब्लम्स ना हो, इनको तकलीफ़ ना हो, इससे हानिकारक गैसें ना हो। अगला, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। ओके, अब इसको अगला पढ़ते हैं, सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो। इट मीन्स हमें भी कोई भी ईंधन ईजी मिले, सस्ता मिले, ताकि हम उसको ईजी आसानी से उपयोग कर सकें, आसानी से जले, उसको जलाने में बहुत मेहनत ना करना पड़े। छठा पॉइंट, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो। इसका मतलब स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में इजी हो। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा सभी चीज़ें। अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा, एक पारंपरिक और एक वैकल्पिक, जिसको गैर पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। पहला समझते हैं पारंपरिक स्रोत। होता क्या है ये पारंपरिक स्रोत? ट्रेडिशनली स्रोत, इसको एक तरह से ट्रेडिशनली भी बोल सकते हैं, कि जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, पवन ऊर्जा, ये सब कैसे हैं? पारंपरिक हैं, काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, जो रेगुलर हो गए हैं, हर कोई जानता है, मतलब ये कॉमन हो गए हैं, ये पारंपरिक स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन में कौन आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र जो कोयले से चलते हैं, हीट से चलते हैं, इनको तापीय विद्युत संयंत्र बोलते हैं। जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो जल से चलते हैं। जैव मात्रा मतलब बायोगैस, जो गोबर से गैस बनाते हैं, जिसको बायोगैस बोलते हैं। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ओके, जो जैसे जिससे पवन चक्कियाँ चलती हैं, ये होती हैं पारंपरिक स्रोत। अब आते हैं वैकल्पिक गैर पारंपरिक स्रोत। इसमें देखते हैं, इसमें क्या आता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? सौर कुकर यूज़ करते हैं, सौर पैनल यूज़ करते हैं। ठीक है, समुद्रों से ऊर्जा लेते हैं आजकल। कैसे समुद्र से ऊर्जा लेते हैं? ज्वारीय से तरंगे उत्पन्न होती हैं, और महासागरों से हम ऊर्जा लेते हैं, भूतापीय ऊर्जा लेते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं। ये सारे कैसे स्रोत होते हैं? पारंपरिक, वैकल्पिक, ऑप्शनल, मतलब ये ऑप्शनल वैकल्पिक होते हैं स्रोत। अब जानते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। अब इसका देखते हैं परिभाषा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते क्या ऐसे हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी कि ट्रेडिशनली ये बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, ऐसे स्रोत काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, उन्हें पारंपरिक स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन से बायोम गैस, जैसे कि हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन से हम बायोगैस बना सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन होता क्या है। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ईंधन, उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। होते कैसे होते हैं जीवाश्म ईंधन? मतलब जो जीवाश्म से कई सालों से बन रहे हैं, वो होते हैं जीवाश्म ईंधन। कोयला काफ़ी टाइम से हमारे पृथ्वी के नीचे बनता आ रहा है। पेट्रोल काफ़ी टाइम से उसकी प्रोसेस सदियों से, 100 सालों से बन रही है, तब जाके पेट्रोल बन रहा है, तो इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अगला पॉइंट में बताया गया है कैसे लाखों वर्षों में उत्पादन, मतलब इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सीमित भंडारण, लिमिटेड होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते। अनवीकरणीय स्रोत। अगला, भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। अब एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि अगर हम जिस वर्तमान समय में जिस दर से खर्च कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से खर्च करते रहें तो आने वाले 250 वर्षों तक ही बने रहेंगे। अब देखते हैं जीवाश्म ईंधन से जलने पर उत्पन्न प्रदूषण हानियाँ। जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण हानियाँ होती हैं कुछ, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने पर से जो मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं। जीवाश्म ईंधन जला, उससे मुक्त हुआ क्या?
कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा का ये कारण बना, जो कि जल एवं मृदा संसाधनों को प्रभावित की, जो कि किसको प्रभावित करेगा, जल को, मृदा को और हमारी वायु को प्रभावित करेगा। अगला पॉइंट, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। मतलब जीवाश्म ईंधन जितना जलेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उतना ही ये हमारे ग्रीन हाउस को प्रभावित करेगा, जिससे कि धरती पर गर्मी बढ़ेगी, अत्यधिक गर्मी होगी। अब जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम कैसे कम करें? सबसे पहले दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करें। दूसरा, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप गैसों को वातावरण में पलायन को कम करें। अब ईंधन तो जलेगा ही, उससे कार्बन भी निकलेगा, नाइट्रोजन भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे थोड़ा कम करें, बचाएं? तो गैसों के जो वातावरण में पलायन हो रहा है उनको कम से कम करें, उनको उनका रिसोर्स करें, तकनीकों का प्रयोग करें, इस तकनीकों का प्रयोग करें। इन तकनीकों का प्रयोग कर हम जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा।